ओके। तो लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने छोड़ा था, एक्शन में कुछ एरर आ गया था उसमें। लास्ट में मैंने छोड़ा था होमिसाइडल डेथ्स पे। ठीक है। तो मैं वहीं से ही शुरू करता हूँ। जैसे मैं बता रहा था कि होमिसाइडल डेथ्स क्या होती है। होमिसाइडल मतलब होता है, हिंदी में अगर हम कहें तो इरादतन हत्या। यानी कि अगर हम सोच समझ के किसी को हार्म कर रहे हैं जिससे उसकी डेथ हो जा रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं होमिसाइड। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरी किसी से लड़ाई हो गई एंड देन फिर जो है मैंने उसको चाकू मार दिया एंड वो इंसान मर गया। ठीक है, तो वो आ जाता है होमिसाइड। मान लीजिए कोई छत पे खड़ा हुआ था और जो है मैंने या किसी ने उसको धक्का दे दिया वहां छत से, तो वो आज और वो मर गया इंसान, तो वो कहा जाएगा होमिसाइड। ठीक है। या तो फिर मैंने किसी की कार से एक्सीडेंट कर दिया जानबूझ के, मैं जानता था कि वो सामने पर्सन है लेकिन मैंने कार से जानबूझ के उसके ऊपर चढ़ा दी, तो वो आ जाता है होमिसाइड। ठीक है। तो होमिसाइड का मतलब होता है इरादतन हत्या, यानी कि हम अपनी कॉन्शियसनेस के साथ है ना किसी का मर्डर कर देते हैं, तो वो आ जाता है होमिसाइड में। ठीक है। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ डेथ है एक्सीडेंटल डेथ। एक्सीडेंटल का मतलब आप ये मत समझिएगा कि हाँ यहाँ लिखा हुआ है एक्सीडेंटल मतलब एक्सीडेंट में, मतलब यानी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मौत हो गई, ऐसा नहीं है। एक्सीडेंटल डेथ्स का मतलब ये होता है कि एक्सीडेंट, एक्सीडेंट मतलब यानी कि हम नहीं चाहते थे लेकिन है ना हो गई। ठीक है। मान लीजिए जैसे कि मेरी किसी से लड़ाई हो गई और हाथापाई हो गई। ठीक है। हाथापाई ऐसी हो गई कि जो है कि सामने वाला जो पर्सन था उसको अचानक से हार्ट अटैक आ गया। ठीक है। और वो उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे क्या है कि मैं उसको मारना नहीं चाहता था। ठीक है। विलिंगली मैंने ऐसा नहीं किया, है ना। मतलब वो खुद ही मान लो सिचुएशंस की वजह से उसको हार्ट अटैक आया एंड वो मर गया, तो ये एक एक्सीडेंटल डेथ हुई, मतलब यानी कि बाय एक्सीडेंट, है ना। मतलब विलिंगली ऐसा नहीं था कि मैं मारना चाहता था लेकिन वो मर गया। ठीक है, तो वो आ जाता है एक्सीडेंटल डेथ। जैसे कि मान लीजिए हम लोग किसी जगह पे मान लीजिए बालकनी में खड़े हुए हैं एंड किसी से ऐसी बातों बातों में हंसी मजाक में धक्का लगा एंड सामने दूसरा जो पर्सन था वो छत से नीचे गिर गया। ठीक है। एंड उसकी डेथ हो गई, तो वो कहा जाएगा एक्सीडेंटल डेथ। ठीक है, यानी कि हम चाहते नहीं थे लेकिन है ना बाय एक्सीडेंट है ना अगर उसकी डेथ हो जाती है किसी भी रीजंस की वजह से, तो आ जाएगा एक्सीडेंटल डेथ। ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं लेकिन आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके। देन फिर अब हम आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। ये काफी अच्छा और जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्जाम पर्पज से भी है ना काफी इम्पोर्टेंट है। और जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है लीगल प्रोसीजर्स। ठीक है। पूरी एफएमटी में आपको लीगल प्रोसीजर से जुड़े हुए टर्म्स आपको काफी ज्यादा मिलेंगे। ठीक है। तो हम इसके कुछ चीजें जो बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स है सबसे पहले वो समझते हैं। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि लीगल प्रोसीजर्स क्या होते हैं। लीगल प्रोसीजर्स मतलब यानी कि जो कि जैसे कि हमारी कोर्ट में, ठीक है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। ठीक है। उसकी एक बुक है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनके बेसिस पे हमारा पूरा देश चलता है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे। इसी तरीके से जो हमारी न्याय व्यवस्था है, ठीक है, हमारी न्याय व्यवस्था भी जो है वो कुछ जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस पे, कुछ लॉज पे चलती है। ठीक है। और वो लॉज जिस तरीके से वर्क करते हैं उन्हीं चीजों को कहा जाता है लीगल प्रोसीजर्स। ठीक है। समझ में आया आपको कि नहीं? आई होप कि आया होगा। ठीक है। तो अब मैं इसमें लीगल प्रोसीजर से रिलेटेड एक चीज इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि पहले क्या होता था कि अभी से मतलब पहले क्या था कि जो आईपीसी थी यानी इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड जो थी, या हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं भारतीय न्याय संहिता, ये जो है अभी तक चली आ रही थी पहले की, मतलब इम्प्लीमेंटेशन जो था वो काफी पुराना था। ठीक है। और अब जो लेकिन है अभी हाल के टाइम में इसमें आईपीसी में कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन जोड़े हुए हैं। ठीक है। और आईपीसी जो है अभी रिसेंट में चेंज हुई है। ठीक है। तो अभी जो आईपीसी चेंज हुई है वो हुई है 1 जुलाई 2024, यानी 1 जुलाई 2024 को हमारी नई आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड या भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है। तो अगर वाइवा में भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कि जो है नई आईपीसी जो है वो कब है ना वहां पे आई है, कब लागू हुई है, तो नई आईपीसी लागू हुई है 1 जुलाई 2024 से। ठीक है। अगर हम पहले बात करें तो जो इसके पहले आईपीसी जो थी वो लागू हुई थी 1860 में। ठीक है। ओके।
तो अब मैं बात करता हूं कि आईपीसी क्या होता है। आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड या भारतीय न्याय संहिता क्या होता है। ठीक है, आईपीसी क्या होता है, इसमें डेफिनेशंस दी हुई होती है, मतलब जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी लॉज वगैरह सब है ना, लिखे हुए होते हैं कि जैसे कि किस चीज से रिलेटेड लॉज, मतलब जो भी ऑफेंसेस होते हैं, मतलब जितने भी क्राइम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड लॉज जो होते हैं वो हमारी आईपीसी में लिखे होते हैं। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो आईपीसी में क्या होता है, आईपीसी में होते हैं डिस्क्राइबिंग ऑफेंसेस या पनिशमेंट, यानी ऑफेंस जो पनिशमेंट्स वगैरह जो होती हैं वो सारी चीजें होती हैं। जैसे हम लोग हिंदी में कभी आपने सुना होगा धारा धारा 374 धारा, ये धारा वो, तो ये जो धाराएं होती हैं है ना कानून में, वो होती हैं आईपीसी के अंदर। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में हमारी कितनी आईपीसी में कितने सेक्शन हैं, प्रेजेंट टाइम में अकॉर्डिंग टू न्यू आईपीसी 358 सेक्शंस हैं। ठीक है, समझ में आया। 358 सेक्शंस हैं अभी की नई आईपीसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम लोग है ना पुरानी आईपीसी की बात करें, तो पहले जो पुरानी आईपीसी थी उसमें जो थे 511 थे। ठीक है, 511 सेक्शन थे, और जो नई आईपीसी है उसमें 358 सेक्शंस हैं। ठीक है, जो कि अभी हाल में ही 2024 में आई है। ठीक है, अब हम दूसरे एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, वो आता है सीआरपीसी। एक होती है आईपीसी और एक आता है सीआरपीसी। सीआरपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, सीआरपीसी होता है क्रिमिनल प्रोसीजर्स कोड। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर्स कोड यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, सीआरपीसी जो होता है इसमें भी कोई भी पनिशमेंट्स वगैरह से डिस्क्राइब प्रोसीजर्स इन केस ऑफ क्राइम। सीआरपीसी में क्या होता है, जैसे आईपीसी में धाराएं थी है ना, और सीआरपीसी में क्या होता है, सीआरपीसी में क्या होता है, प्रोसीजर के बारे में बताया होता है। ठीक है, कि मान लो कोई क्राइम हुआ है, तो उस क्राइम में जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है, या उसमें जो फिर हम लोग मतलब जितने भी पनिशमेंट्स वगैरह हैं, या सारा जो मतलब है ना लॉज वगैरह में धाराएं, मतलब वो सारी चीजें कैसे होगा, पूरा प्रोसीजर है ना, मतलब उसको पूरा जांच का, उसको न्याय दिलाने का जो सारा प्रोसीजर वगैरह होता है ना, वो सीआरपीसी में दे रखा होता है। ठीक है, तो सीआरपीसी में क्या होता है, सीआरपीसी डिस्क्राइब प्रोसीजर्स इन केस ऑफ क्राइम, यानी क्राइम के केस में जो प्रोसीजर होता है, क्या प्रोसीजर होगा, वो सारा का सारा दिया होता है सीआरपीसी में। और सीआरपीसी को क्या कहते हैं, सीआरपीसी को कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, और इसमें कितने सेक्शंस होते हैं सीआरपीसी में, सीआरपीसी में 531 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, और सीआरपीसी में दोबारा बता दूं 531 सेक्शन होते हैं, है ना। और जो है पहले की अगर हम बात करें, तो सीआरपीसी जो पहली वाली थी उसमें 484 सेक्शंस थे। ठीक है, देन फिर आता है नेक्स्ट टर्म हमारा, वो है इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी कि आईईए। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट को अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। साक्ष्य मीन्स होता है एविडेंस। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, यानी कि आईईए, ये आपको कई जगह आगे एफएमटी में सुनने को मिलेगा आईईए। ठीक है, तो आईईए की फुल फॉर्म क्या होती है, आईईए में क्या होता है, असेंबलेबिलिटी ऑफ असेंबलेबिलिटी ऑफ एविडेंसेस, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस इन कोर्ट। ठीक है, तो जो आईईए होता है उसके अंदर क्या आता है, जितने भी एविडेंस होते हैं, जितने भी विटनेस होते हैं, ये सारा का सारा जो है इसका पार्ट आता है। ठीक है, इसी में ही इसी का एक हिस्सा होता है, यानी इंडियन एविडेंस एक्ट का, यानी जितने भी एविडेंसेस वगैरह होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, साक्ष्य वगैरह की। जैसे कि मान लो एविडेंस क्या होता है, जैसे कि मान लो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, तो जो मर्डर वाली चाकू थी है ना, वो उसका एक एविडेंस है। ठीक है, तो वो किसके अंडर में आएगा, वो आएगा आईईए के अंडर में, यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर में। ठीक है, आईईए की बात की जाए तो इसमें 170 है ना सेक्शंस होते हैं। ठीक है, ओके, देन फिर हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक, वो है ऑफेंसेस। ठीक है, सबसे पहले मैं ऑफेंस बताता हूं कि ऑफेंस क्या होता है। ऑफेंस मतलब ये चीज होता है कि विरुद्ध, ठीक है, एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं कि
विरुद्ध काम करना, ठीक है, वो होता है ऑफेंस। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि किसी भी तरीके की मतलब गलत चीज, जैसे कि मान लो कि मैंने किसी से मार धाड़ कर ली, ठीक है, मैंने किसी से मतलब है ना मारपीट कर ली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फिर मान लो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो वो एक ऑफेंस है। ठीक है, किसी ने डाउरी वगैरह का, डाउरी डेथ का केस है, तो वो एक ऑफेंस है। ठीक है, रेप है, वो एक ऑफेंस है। ठीक है, यानी ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस होता है कि एक मतलब एक गलत चीज, सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो एक ऑफेंस हो जाता है। ठीक है, कि कोई भी अगर है ना गलत क्राइम वाली चीज हो जाती है तो वो एक ऑफेंस होता है। ठीक है, अम, तो ये था ऑफेंस का जनरल एक अगर हम जनरल नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो ऑफेंस क्या होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑफेंस के टाइप के बारे में कि ऑफेंस के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा वो है यहाँ पे, वो ये है कि हाँ, बेस्ड ऑन अरेस्ट, अरेस्ट के बेसिस पे अगर हम बात करें ऑफेंसेस की, तो अरेस्ट के बेसिस पे जो होते हैं हमारे दो तरीके के ऑफेंसेस होते हैं। एक होता है हमारा कॉग्नाइजेबल ऑफेंस और एक होता है हमारा नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। ठीक है, अब मैं दोनों में डिफरेंस क्या बताता हूँ, और डिफरेंस बता दूं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस क्या होता है? कॉग्नाइजेबल ऑफेंस मतलब कि ऐसे क्राइम्स या ऐसी चीजें जहां पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, तो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट फ्रॉम मजिस्ट्रेट, यानी कि पुलिस आपको बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के ही आपको अरेस्ट कर सकती है, तो वो आते हैं कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में। ठीक है, दोबारा से मैं समझा दूं, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस होते हैं दो टाइप के। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस वो होते हैं जहां पे पुलिस आपको बिना अरेस्ट वारंट के, है ना, अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, अब कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में कौन कौन से ऐसे ऑफेंस होते हैं जहां आपको बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है पुलिस के द्वारा? जैसे कि मर्डर केस है कोई, तो उसमें वारंट की जरूरत नहीं है, बिना वारंट के ही आपको अरेस्ट कर सकते हैं। दहेज हत्या का केस है, उसमें आपके लिए वारंट की जरूरत नहीं है, आपको है ना डायरेक्ट वहां पे अरेस्ट कर सकते हैं। रेप का केस है, उसमें भी है ना जो है आपको बिना वारंट के जो है आपको अरेस्ट कर सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद मान लो डकैती है, डकैती मान लो किसी ने कहीं पे कर ली है, तो उस केस में भी आपको बिना वारंट के जो है अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो केसेस हैं वो आते हैं कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में। देन फिर आता है नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिन केसेस में, है ना, बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती पुलिस। ठीक है, ऐसे केसेस मतलब जहां पे जो है वारंट चाहिए होगा। ठीक है, तो नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? ऐसे केसेस जहां पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, उस केस में पुलिस को जैसे वारंट चाहिए होगा। नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में जैसे छोटी मोटी चीजें, जैसे कि मान लो कि मारपीट हो गई, मारपीट हो गई आपस में और किसी ने जाके थाने में जाके एफआईआर कर दी कि है ना कि दरोगा साहब ऐसे ऐसी चीज है, इसने मेरे साथ मारपीट कर दी, है ना, आप इसको अरेस्ट कर लीजिए, है ना। या इसने जो है भाई मेरे घर में मतलब जो है ना मतलब है ना चोरी कर ली या कुछ ऐसा कर लिया, ठीक है, अब इसको अरेस्ट कर लीजिए। तो भाई ऐसे केस में क्या है कि भाई उसको वारंट लाना होगा। ठीक है, वारंट लाना होगा, और वारंट के साथ या इसने मेरे साथ धोखाधड़ी कर दी है, तो पुलिस को क्या होता है कि वारंट चाहिए होगा, वो पहले जाएगा कोर्ट, है ना, कोर्ट से वारंट इशू कराएंगे तब जाके उसको अरेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसी चीजें होती हैं नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। ठीक है, तो नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में क्या है कि पुलिस को वारंट चाहिए होगा, वो पहले जाएगी कोर्ट, कोर्ट से वहां पे वारंट इशू कराएगी, और जब वारंट मिल जाएगा तभी जाके वो वहां पे अरेस्ट करेगी या फिर कुछ भी चीज करेगी। जैसे आपने क्राइम शोज में भी देखा होगा कि मैं आपके घर की, सीआईडी कहती है कि हमें आपके घर की तलाशी लेनी है, तो वो कहते हैं कि आपके पास वारंट है, तो फिर वो कहते हैं कि जो है कि हाँ मेरे पास वारंट है, ये देखिए वारंट, है ना, तो अब मैं जो है तलाशी ले सकता हूँ, है ना। तो जब वारंट है तभी तलाशी ले सकते हैं। ठीक है, तो वो आता है नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में, यानी उसके लिए वारंट चाहिए होगा। ठीक है, अब अगर पनिशमेंट, अब थोड़ा सा एक नया वो आता है पनिशमेंट के बेसिस पे। ठीक है, पनिशमेंट के बेसिस पे यानी बेस्ड ऑन पनिशमेंट दो तरीके के केसेस होते हैं। एक होते हैं समन्स केसेस और एक होते हैं वारंट केसेस। ठीक है, समन्स केसेस में क्या होता है? समन्स में देखो, मैं चलो सबसे पहले बता देता हूँ कि ये भी आपको कई जगह पे है ना सुनने को मिलेगा, समन। ठीक है, हिंदी में भी इसको समन ही कहते हैं। मैं बता देता हूँ कि समन क्या चीज होती है।
समन जो होता है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि कोर्ट जो होती है देती है, कोर्ट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, ये एक नोटिस की तरीके पे होता है। ठीक है, अब समन का यूज कहाँ कहाँ होता है? जैसे कि मान लीजिए कि कोई क्राइम हो गया। ठीक है, अब उस क्राइम में हो गया वो, भाई मान लो मर्डर हो गया। अब मर्डर में क्या है कि मर्डर हो गया, केस जो है कोर्ट में गया। अब कोर्ट जो है वहां से एक नोटिस भेजती है, जैसे कि मान लो कोई विटनेस है या कोई भी उस केस से जुड़ा हुआ है, उसको एक नोटिस भेजती है कि आपको इस तारीख के अंदर कोर्ट में पेश होना है। ठीक है, उस नोटिस में ये सारी चीजें, नाम, डेट, जगह, सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, तो कोर्ट वो नोटिस भेजती है इस चीज के लिए कि आपको इस तारीख के अंदर पेश होना है। तो उसको कहा जाता है समन। ठीक है, तो समन क्या होता है? समन एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि कोर्ट जो होती है देती है, मतलब है ना, कोर्ट है ना पब्लिश करती है किसके लिए? किसी भी मान लो विटनेस को बुलाना है, या किसी भी आदमी, मतलब है कोई भी विटनेस है या फिर उसको जो भी पर्सन है उस केस से जुड़ा हुआ, अगर कोर्ट चाहती है उसको बुलाना, तो उसके लिए वहां पे कोर्ट क्या होती है, एक समन जो है उसको भेजती है। ठीक है, तो समन क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट। अब मैं समन का थोड़ा सा और बताता हूँ कि समन होते मतलब है ना कैसे कैसे हैं। जैसे कि एक और, सबसे पहले तो मैं ये चीज बता दूं कि मान लीजिए कोर्ट ने अगर आपको समन भेजा, ठीक है, और आपने, मतलब आप कोर्ट नहीं गए उस टाइम पे, क्योंकि उसमें तो डेट एंड टाइम सब लिखा हुआ है कि आपको इस तारीख के अंदर कोर्ट में पहुंचना है ना। आपको समन तो मिल गया लेकिन आप गए नहीं कोर्ट, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, तो अगर आपको समन मिलता है और अगर आप गए नहीं है, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी और चीजें बताता हूँ। मान लीजिए कि किसी भी पर्सन को समन मिला, ठीक है, और वो उस डेट में नहीं गया, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत वहां पे पनिशमेंट मिल जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कि अगर किसी इंसान को समन मिला, है ना, वो नहीं गया, फिर क्या होता है कि कोर्ट उसको एक नोटिस भेजती है कि आप जो है क्यों नहीं आए, आपकी इतने इतने तारीख में पेशी थी, आप क्यों नहीं आए। तो उसे उस नोटिस का जवाब देना होगा कि जज साहब मैं इस वजह से नहीं आ पाया, कोई बड़ी रीजन देनी होगी कि इस वजह से ये चीज थी, मैं नहीं आ पाया कोर्ट में। ठीक है, अगर वो उस नोटिस, मतलब है ना, उस नोटिस का जवाब नहीं देता, मतलब कोर्ट में तो पहुंचता ही नहीं है और उस नोटिस का भी जवाब नहीं देता, तो फिर क्या है? तो फिर है ना उसको पनिशमेंट होगी। पनिशमेंट कैसी होगी? उसको या तो फिर 6 महीने की जेल होगी, या फिर 1,000 रुपए का जुर्माना होगा, या तो फिर दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि अगर वो कोर्ट नहीं पहुंचा, है ना, और जो है उसने, कोर्ट ने जो नोटिस भेजा उसका भी जवाब नहीं दिया, तो क्या हो सकता है? उसको या तो फिर जो है 6 महीने की जेल होगी, नहीं तो जो है उसको 1,000 रुपए का जुर्माना होगा। ठीक है, अब एक और चीज मैं बताता हूँ कि मान लीजिए कि किसी इंसान के पास दो समन पहुंचे। ठीक है, एक सेम डे में। ठीक है, उसके पास मान लो एक समन पहुंचा सिविल कोर्ट का, और एक समन पहुंचा क्रिमिनल कोर्ट का, क्योंकि कोर्ट भी अलग अलग तरीके की होती है ना। तो अगर मान लीजिए दो समन मिलते हैं, सिविल कोर्ट भी और क्रिमिनल कोर्ट का भी, तो उसको जो प्रेफरेंस देनी होगी वो उसको देनी होगी क्रिमिनल कोर्ट को। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर किसी को कोई समन मिलता है तो जो उसमें प्रेफरेंस देनी होगी उसको, वो देनी होगी किसको? क्रिमिनल कोर्ट को। अगर दो तरीके की कोर्ट है तो उसको क्रिमिनल कोर्ट को प्रेफरेंस देनी होगी। ठीक, दूसरा एक और चीज कि मान लीजिए कि अगर उसको दोनों ही, मतलब समन जो है, मान लो उसको दो समन मिले एक ही दिन में, है ना, और दोनों की दोनों जो समन है वो क्रिमिनल कोर्ट के हैं। ठीक है, मीन्स, हाँ, दोनों की दोनों समन क्रिमिनल कोर्ट के हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा? उसको किसको प्रायोरिटी देनी होगी? उसको उस समन को प्रायोरिटी देनी होगी जो समन हायर कोर्ट का होगा। ठीक है, यानी कि मान लो दो समन मिले, एक समन जो था वो हाई कोर्ट का था, और एक समन जो था वो सुप्रीम कोर्ट का था। ठीक है, तो उसको जो सुप्रीम कोर्ट वाला समन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता है, तो उसको उस सुप्रीम कोर्ट वाले समन को प्रायोरिटी देनी होगी। ठीक, अब मान लेते हैं कि एक पर्सन है, उसको दोनों के दोनों समन जो है सुप्रीम कोर्ट के मिलते हैं, एक ही दिन में मिले हैं और दोनों के दोनों सुप्रीम कोर्ट के मिले हैं, तो वो किसको प्रायोरिटी देगा? अगर मान लो किसी पर्सन को एक ही दिन में दो समन मिलते हैं और दोनों के दोनों हायर कोर्ट के हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो वो उस समन को पहले प्रायोरिटी देगा जो उसको पहले रिसीव हुआ है। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको समन के बारे में जो है समझ में आया होगा कि समन क्या होता है। ठीक है, तो जब कोर्ट में केस चला जाता है,
तो कोर्ट जो है वहां से कुछ केसेस में समन भेजती है और कुछ केसेस में वहां पे भैया वारंट इशू करती है। तो दो तरीके के होते हैं पनिशमेंट के बेसिस पे, एक होते हैं समन्स केसेस और एक होते हैं वारंट केसेस। समन केसेस में क्या होता है कि जेल होती है कम से कम लेस देन 2 इयर्स की, है ना। और जो वारंट वाले केसेस जो होते हैं उसमें जो है जेल होती है, मतलब है ना, वही मोर देन, सॉरी, समन वाले केसेस में अगर आप नहीं वो करते तो आप मोर देन 2 साल की जेल होगी। और अगर वारंट वाले केसेस हैं जिसमें आपके पास आपके नाम पे वारंट वगैरह हुआ है, तो वारंट वाले केसेस क्या होते हैं कि मतलब 2 साल से कम वाली जेल होती है, ठीक है। अब फिर आते हैं बेस्ड ऑन कॉम्प्रोमाइज। ओके, ऑफेंसेस बेस्ड ऑन कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। अब कॉम्प्रोमाइज वाला यहाँ सीन में थोड़ा सा समझाता हूँ आपको कि देखिए जैसे होता क्या है कि कुछ केसेस में क्या होता है कि एक तरीके के केसेस तो ऐसे होते हैं कि भाई कोर्ट में गए, भाई कोर्ट में ही निपटाऊंगा, कि अब तो मैं तुझे कोर्ट में ही देखूंगा, तो कोर्ट चल, कोर्ट में जाते हैं, केस लड़ते हैं और उनका मैटर पूरा सा हैंडल होता है। दूसरा क्या होता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है उसमें ये कहते हैं कि भाई कोर्ट नहीं जाते हैं, एक काम करते हैं कि भाई आपस में ही, मतलब कोर्ट के बाहर ही सुलह कर लेते हैं, आपस में ही डिस्कशन कर लेते हैं, और तुम अपनी बताओ मैं अपनी बताता हूँ, और दोनों अगर बात पे राजी हो पैसे लेके दे के या कैसे भी करके, तो जो है मतलब कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो वो आते हैं ऐसे केसेस जो कि कॉम्प्रोमाइजेबल केसेस होते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो बेस्ड ऑन कॉम्प्रोमाइज पे, है ना, और दो तरीके के ऑफेंस होते हैं, एक होते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस और एक होते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, ठीक है। मतलब यानी कि कंपाउंडेबल ऑफेंस वो होते हैं जिनमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है कोर्ट के बाहर की, मतलब भाई मान लो मारपीट का केस है कि कोर्ट के बाहर जो ठीक है हमने समझौता कर लिया, ठीक है, मतलब समझौते वाले ऑफेंस। और नॉन कंपाउंडेबल मतलब कि जहां पे समझौता नहीं हो सकता, ठीक है। तो कंपाउंडेबल ऑफेंस में कौन कौन से आते हैं? कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं माइनर ऑफेंसेस, मतलब छोटे मोटे, जैसे मारपीट है ना, चोरी वोरी है ना, नॉर्मल छोटे मोटे है ना। उसमें क्या होता है कि विक्टिम कैन कॉम्प्रोमाइज विद एक्यूज एंड ड्रॉप द केस, मतलब मान लो किसी ने किसी के घर पे चोरी कर ली, है ना, एंड देन फिर वो भाई वो माफी मांग रहा है, कह रहा है कि भाई साहब कोर्ट मत जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप जो पैसे मैंने चोरी किए वो आप रख लीजिए और जो है कोर्ट वोर्ट को मत ले जाइए। तो उसने कहा कि ठीक है मैं कोर्ट नहीं ले जा रहा, ठीक है। तो मतलब विक्टिम ने बाहर ही कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ठीक है, एक्यूज के साथ, ठीक। वो आता है कंपाउंडेबल ऑफेंस में, यानी वहां पे समझौता कोर्ट के बाहर हो सकता है। दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस वो होते हैं जहां पे कोर्ट के बाहर समझौता नहीं हो सकता, ठीक है। तो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में आते हैं सीरियस क्राइम, ऐसे क्राइम जहां पर कोर्ट के बाहर समझौता नहीं हो सकता, यानी कि जैसे मर्डर हो गया, है ना, एक्सीडेंट हो गया जिसमें किसी की जान चली गई, है ना, या कुछ और ऐसी चीजें, है ना। तो वो वाले जो केसेस होते हैं ना सीरियस वाले, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, टेररिस्ट वाली हो गई, या कुछ और चीजें भी, एक्स वाई जेड, मतलब सीरियस वाले, है ना। तो उसमें क्या होता है कि भाई वहां पे बाहर समझौता नहीं कर सकते, उसमें क्या है कि भाई कोर्ट में ही होगा फैसला, जो कुछ होगा, ये नहीं कि भाई पैसे ले दे के बाहर समझौता कर लिया कि मैंने आपका मर्डर कर दिया और फिर कह दिया कि भाई है ना कि आप पैसे ले लो और जो है कोर्ट में मत लेके जाओ, तो हाँ भाई कोर्ट के बाहर समझौता हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सीरियस क्राइम जो होते हैं वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के अंदर आते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है कि नो कॉम्प्रोमाइज परमिटेड बिटवीन द विक्टिम एंड अक्यूज, ठीक है। ये तो हो गया पूरा ऑफेंस के बारे में, आई होप अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। वैसे तो 6:32 हो गया, अभी तो टाइम बाकी है, मतलब कुछ मिनट तो है, मैं तब तक कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा सा सिविल एंड क्रिमिनल केसेस के बारे में बता दूं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, ठीक है। मतलब केसेस भी जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, जैसे हमने अभी आप बात की थी ना कि सिविल कोर्ट के केसेस और क्रिमिनल कोर्ट के केसेस, तो दो तरीके के केस हो सकते हैं, ठीक है। एक होता है सिविल केसेस, मतलब नॉर्मल वाले, है ना, दो पार्टीज के बीच में है ना डिस्प्यूट्स हो रहे होते हैं, विवाद हो रहे होते हैं। और एक होते हैं क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस में क्या होता है कि मान लो किसी की लाइफ खतरे में है या लाइफ को खतरा है उस चीज में, या असॉल्ट है, मतलब यानी कि किसी की जान लेने का या किसी की क्या कहेंगे इसको, जीवन हानि वाली चीजें मौजूद हैं, तो वो आ जाता है क्रिमिनल केसेस में, यानी कि, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल केसेस की। सिविल केसेस में क्या होता है, कंडीशंस की अगर हम बात करें तो सिविल केसेस में क्या होता है कि डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज। सिविल केसेस में क्या होता है कि दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होता है, जैसे कि मान लो कि किसी ने, एक दुकानदार ने दूसरे दुकानदार के साथ धोखाधड़ी कर दी, किसी इंसान ने दूसरे इंसान के साथ धोखाधड़ी कर दी कि पैसे लिए वापस नहीं किए, तो धोखाधड़ी वाले जो केस आते हैं दो पार्टी वाले, है ना, तो वो आते हैं सिविल केसेस के अंदर, ठीक है।
इसमें सिविल केसेस में जो है वेरियस टर्म, अगर इसकी टर्मिनोलॉजीज की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि प्लेंटिफ, एक होता है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ वो होता है, वो पर्सन होता है जो कि कंप्लेन फाइल करता है। जैसे कि मान लो मेरे से एक दुकानदार ने है ना, मैंने एक दुकानदार से सामान खरीदा और उस दुकानदार ने मुझे है ना नकली फोन चिपका दिया, या उसका फोन जो है मतलब लोकल वाला फोन था, उसने मुझे चिपका दिया। तो मैंने क्या किया, उसके अगेंस्ट कंप्लेन दायर की कोर्ट में। तो मैं जो होऊंगा जिसने कंप्लेन दायर की वो कहलाएगा प्लेंटिफ। ठीक है। दूसरा होगा डिफेंडेंट। डिफेंडेंट कौन होगा? वो पर्सन जो कि डिफेंड कर रहा होगा अपने आप को, यानी कि वो दुकान वाला जिससे मैंने अपना फोन खरीदा है, यानी वो डिफेंड कर रहा है, मतलब मैं जो उसके ऊपर आरोप लगा रहा हूं वो डिफेंड कर रहा है, तो वो होता है डिफेंडेंट। ठीक है। फिर आता है बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, कि भाई बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब कि प्रूफ किसको देना होगा, है ना। ठीक। तो जो है प्रूफ जो है, बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा प्लेंटिफ के ऊपर। प्लेंटिफ के मतलब, है ना, प्लेंटिफ के मतलब जो कि कंप्लेन फाइल कर रहा होगा। ठीक है। रीजनेबल एविडेंस चाहिए उसको, है ना। यानी कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है तो मुझे एक प्रूफ चाहिए होगा कि हाँ जज साहब ये देखिए मेरे पास ये सबूत है कि इस इंसान ने मेरे साथ ये धोखाधड़ी की है। ठीक है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास आएगा? मेरे पास, यानी कि मुझे वो चीज साबित करनी होगी कि जो है मेरे साथ जज साहब इसने धोखाधड़ी की है। ठीक है। अब वर्डिक्ट की बात करें तो वर्डिक्ट जो होता है ऐसे केसेस में वो या तो फिर कंपनसेशन होता है या डायरेक्शन होता है। ठीक है। कंपनसेशन या डायरेक्शन का देखो, कंपनसेशन का मैं मतलब बता देता हूँ। कंपनसेशन क्या होता है कि मतलब जैसे कि मान लो ये केस का पूरा वो हुआ। अब ऐसे केस में जो है मतलब कोर्ट जो फैसला करती है वो या तो फिर कंपनसेशन करती है। कंपनसेशन मतलब कि मेरा जो लॉस हुआ है उसके बदले में मुझे इतने पैसे जो है दिए जाएं, है ना। तो वो कोर्ट आदेश करती है। ठीक है। या तो फिर कोर्ट डायरेक्शन देगी। डायरेक्शन कैसे देगी कि जो मान लो या तो फिर वो मुझे भरपाई की जाए कि मान लो मेरे 10,000 का नुकसान हुआ है फोन में, तो मुझे 10,000 रुपये वो देगी, है ना। 10,000 रुपये दुकान वाला देगा या नया फोन ला के देगा। या तो फिर कोई डायरेक्शन देगी, है ना, सामने मतलब जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया है कि हाँ भाई इस तरीके से इनके साथ ये हुआ है, तो अब जो है आपको क्या करना है कि आपको ऐसे ऐसे करके अपनी गलती सुधारनी है, या अगली बार ऐसा हुआ तो जो है आपके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई होगी, इस तरीके का। तो कोर्ट जो है सिविल केसेस में या तो फिर वर्डिक्ट में या तो फिर कंपनसेशन देती है या तो फिर डायरेक्शन देती है। देन फिर आते हैं क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस में क्या होता है? ठीक है। क्रिमिनल केसेस में क्या होता है कि लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी या असॉल्ट होता है। ठीक है। अब इसकी टर्मिनोलॉजीज की बात करें, देखिए मीटिंग खत्म होने वाली है 10 मिनट में, तो मैं 10 मिनट के अंदर वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा। ओके। तो देखो क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, पहली टर्मिनोलॉजी एक होता है असेलियंट। असेलियंट क्या होता है? असेलियंट होता है कि पर्सन कमिटिंग क्राइम, यानी कि जो पर्सन क्राइम कर रहा है वो होता है असेलियंट। यानी कि मान लो मैंने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, तो मैं जो हूं वहां पे असेलियंट हूं। ठीक है। दूसरा होता है विक्टिम। विक्टिम कौन होता है? पर्सन सफरिंग इंजरी असॉल्ट, जिसका मर्डर किया, है ना। मान लीजिए मैंने मर्डर किया, तो मैंने जिसका मर्डर किया तो वो आ जाता है विक्टिम। ठीक है। तो विक्टिम कौन होता है? विक्टिम ये होता है कि जिसका मर्डर किया गया हो वो आ जाता है विक्टिम। फिर आता है स्टेट या प्रोसिक्यूशन। ये आपने कोर्ट के उसमें मूवीज वगैरह में भी सुना होगा प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन क्या होता है कि वो पर्सन होता है जो कि केस को फाइल करता है। ठीक है। प्रोसिक्यूशन कौन होता है कि जो कि कंप्लेन को फाइल कर रहा है। ठीक है। मान लो उसके घर वाले हैं, जो भी इंसान मरा है जिसका मर्डर हुआ उसके घर वाले अगर फाइल कर रहे हैं केस, तो वो जो उसकी साइड होगी, है ना, उसकी साइड को हम लोग कहेंगे प्रोसिक्यूशन। और डिफेंडेंट कौन होगा? पार्टी हु नीड्स टू डिफेंड, है ना। मान लीजिए कि मैंने किया, है ना, तो मैं अगर उस चीज को डिफेंड कर रहा हूं, है ना, कि नहीं मैंने नहीं किया, तो मैं कहलाऊंगा डिफेंडेंट। ठीक है। अब इस केस में क्रिमिनल केस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा, यानी सबूत जो होगा अपने आप को बेगुनाह साबित करना, वो किसके ऊपर आएगा? वो होगा प्रोसिक्यूटर करेगा। ठीक है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ठीक है। मतलब जो प्रोसिक्यूटर यानी कि जो कंप्लेन फाइल कर रहा है उसको सबूत देने होंगे, प्रोसिक्यूटर को सबूत देने होंगे कि जज साहब देखिए इसने इस पर्सन ने मर्डर किया है और ये इसका सबूत है। ठीक है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास आएगा? वो आएगा प्रोसिक्यूटर के पास। ठीक है। और इसकी जो वर्डिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल की इसमें क्या आएगी? वो आएगी या तो फिर वो कोर्ट फाइन लगाएगी, जितने भी पैसों का फाइन लगाए, या तो फिर जो है उसको जेल होगी। ठीक है। तो वर्डिक्ट में क्या आएगा, यानी जो फाइनल फैसला आएगा क्रिमिनल कोर्ट में, वो या तो फिर मतलब पैसे का फाइन होगा या तो फिर इम्प्रिजमेंट जेल होगी। ठीक है।
मुझे पता नहीं मेरे पास कितना टाइम है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा और पढ़ा दे रहा हूँ। हाँ, 7 मिनट है तो पढ़ा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होते हैं, ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी इसका थोड़ा सा बताया था कि मजिस्ट्रेट्स के बीच में डिफरेंशिएशन है। ये देखो, सबसे पहले बात करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो डिपार्टमेंट होता है ना, वो होता है जुडिशरी। वो जुडिशरी के लिए काम करता है, यानी जो हमारी न्याय व्यवस्था है ना, उसके लिए काम करता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, अपॉइंट कौन करता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट होता है बाय हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, या तो फिर भारत मतलब जो है राज्य सरकार, या तो फिर जो है हाई कोर्ट जो है उसको अपॉइंट करता है किसी भी मामले में जांच के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। ठीक है, या तो फिर हाई कोर्ट का जज होगा, या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट का होगा। ठीक है, हायरार्की की बात की जाए अगर इसमें, मतलब हायरार्की क्या होगी इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट में, तो सबसे पहले होगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, मतलब जो सुपरवाइजरी का रोल प्ले करेगा, यानी कि वो सारी की सारी चीजें उसकी देख रेख में होगी, तो वो आएगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। फिर आएगा फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंडर में काम करेगा। फिर सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये उसके भी अंडर में काम करेगा, ऐसे करके। फंक्शन क्या होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का? फंक्शन होता है मेंटेन कोर्ट ऑफ लॉ या ट्रायल, यानी कि जो भी, मतलब ट्रायल का मतलब मैं बताता हूँ, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट का क्या करता है कि जो सुनवाई होती है, उन सुनवाइयों को वो अपने अंडर जो है कराता है। जैसे कोर्ट में मान लो कोई भी केस की सुनवाइयां होती है ना, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंदर में होती है, तो ये उसका फंक्शन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होता है ना? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होता है उससे रिलेटेड कंसर्न डिपार्टमेंट वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जैसे इंक्वेस्ट में हमने बात की थी, वो तहसीलदार को हमने बनाया था। ठीक है, तो तहसील एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाता कौन है? वो एडमिनिस्ट्रेशन बनाता है, यानी कि जो उससे ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन बैठा होगा, जैसे कि एसडीएम, एडीएम, डीएम बैठा होगा, वो उसको वहां पे मतलब बनाता है। मतलब उसके ऊपर जो, वो किसको कंसर्न डिपार्टमेंट, मतलब वो किसको जाके रिपोर्ट करेगा, है ना, वो किसके अंडर में काम करेगा, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में काम करेगा। देन फिर बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। अपॉइंट कौन करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकार जो होती है, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करती है कि हाँ, हम आपको अपॉइंट कर रहे हैं और आप जो है इस केस की जांच करेंगे। ठीक है, बातें हायरार्की की। हायरार्की में देखो, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अगर हायरार्की की बात करें, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में सबसे पहले होता है डीएम, फिर होता है एडीएम, डीएम, फिर एडीएम, है ना। एडीएम क्या करता है? सुपरवाइजरी का रोल प्ले करता है, मतलब वो सब देख रेख करता है। ठीक है, फिर होता है एसडीएम, है ना, या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। फिर उसके नीचे होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यानी कि तहसीलदार। ठीक है, ये पूरी हायरार्की है इसकी। ओके, यानी कि सबसे पे ऊपर होता है डीएम, फिर एडीएम, फिर एसडीएम, फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यानी कि तहसीलदार जिसमें आता है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का? मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होता है कि वो समाज में कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करता है। तो ये फंक्शन होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का। ओके, तो मेरी जूम की क्लास में सिर्फ 3 मिनट बाकी है अब। तो इस क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो आप मुझे, जब मैं इस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। नहीं तो जो है बेटा, जो भी मेरी क्लास अभी अटेंड कर रहा है, प्लीज आप मुझे जो है चैट सेक्शन में प्लीज आप मुझे बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, इससे पहले कि क्लास ओवर हो जाए। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं ये क्लासेस जो है फर्दर, मतलब है ना, कंटिन्यू करूं, तो आप जो है प्लीज, थैंक यू बेटा। एंड आप इसे अपने बैचमेट्स में भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए 4-5 लोग भी अगर मतलब थोड़े रहेंगे, तो मेरा मोरल बूस्ट होता रहेगा, एंड देन फिर मैं इसको और कंटिन्यू करूंगा। या तो फिर आप अपने सजेशंस भी है ना मुझे दे सकते हैं कि मैं इसमें और कहाँ इंप्रूवमेंट करूं। ठीक है, तो अगर आपको कोई सजेशन है, तो आप प्लीज मुझे दे सकते हैं कि मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, धीमे पढ़ा रहा हूँ, या मैं और कैसे पढ़ाऊँ। अगर कुछ ऐसा सजेशन हो तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज आप मुझे चैट में बताएं। वैसे तो 2 मिनट 50 सेकंड बचे हैं, तो थोड़ा सा अगर आप बताएं तो मैं इस चीज को
और बेहतर है ना करूं कि हाँ आगे मुझे है ना किस तरीके से पढ़ाना है। प्लीज अगर आप बता सकें तो। अदिति बेटा, ओके ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। बस मुझे यही सुनना था कि सब चीजें जो है सही चल रही हैं। एंड बस वही है कि अगर अच्छा रिस्पॉन्स है ना बना रहा, आप प्लीज है ना इसको अपने बैचमेट्स में भी शेयर कीजिएगा। क्योंकि अगर अच्छा रिस्पॉन्स बना रहा तो मैं इसको और अच्छे से कंटिन्यू करूंगा, और एफएमटी के साथ साथ मैं आपको ऑर्गेनाइन भी पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो वही सारी चीजें हैं। ओके, तो अब इस जूम मीटिंग को एंड करते हैं। वैसे तो खुद से ही एंड होने वाली है। तो इसकी रिकॉर्डिंग जो है मैं वहाँ पे यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे मेरे डीएम कर लीजिए और ग्रुप पे। ओके बेटा। सो थैंक यू। रिकॉर्डिंग।